हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में बात करने वाले हैं हैशटैग प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव वाला अनसीन पेज। ठीक है ना, अब सुनो बहुत ध्यान से। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला 7 मार्क्स का और एमसीक्यू वाला 3 मार्क्स। टोटल कितने के बच्चे? टोटल हो गए 10 मार्क्स, यानी कि अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू वाले अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों पर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर से जरूर देखें ताकि आप बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए। ठीक है, देखो मैं आपका बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि समय आपके पास है नहीं। ठीक है, मैं फटाफट से सारी की सारी बातें आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो क्लास में मैंने आपको ये बताया है जो वर्ड मीनिंग बेस्ड वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे सेम मीनिंग या अपोजिट वर्ड पूछा जाता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने ये बताया। ठीक है ना, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। ठीक है ना, एक बात अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया ना, इस बात की 100% गारंटी है कि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के बनाया। ठीक है, कौन लड़का सोच रहा होगा सर इतने स्पीड में काहे बोलते? ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। ठीक है, एक बार बताओ। ठीक है, मैं थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी सी फॉर्म में बोलता हूँ। ठीक है, पर मैं आपको बातें बहुत सिंपल तरीके से बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। ठीक है, देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम क्या? ठीक है ना, उनको लगता है कि आंसर इसी में है। ठीक है ना, खाली ढूंढ के निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है, लिखना है, लिख देंगे, है ना। ठीक है, उनको लगता है कि सिर्फ लिख देना है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट जी, लिखना अच्छा है ना, मतलब कि एकदम सही लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पता है जो अनसीन पैसेज था उसकी सबसे खास बात क्या होती है? चाहे तो वह एमसीक्यू वाला हो चाहे डिस्क्रिप्टिव वाला। ठीक है, दोनों में अनसीन पैसेज आपके इंग्लिश के पेपर का सबसे पहला ही प्रश्न होता है। ठीक है ना, इसलिए अब चूंकि पहला ही प्रश्न था वो कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन ना, अगर आपने शुरुआत में ही अच्छा कर दिया ठीक है तो समझो आप एग्जामिनर की नजर में हीरो बन गए। क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है वह आपका पहला ही प्रश्न होता है आपके इंग्लिश के पेपर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसे सॉल्व करें क्योंकि जब आप सुबह में पेपर देंगे सुबह में जो माइंड होता है वो एकदम शांत होता है। ठीक है, और ध्यान सुनो। ठीक है, जब आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है ना, तो आपका जो माइंड है बिल्कुल शांत और फोकस्ड हो। ठीक है ना, देखो आराम से करोगे कर ले जाओगे। ठीक है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कंफ्यूज सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। पहला, जब आपको न तो क्वेश्चन समझ में आ रहा और न ही पैराग्राफ समझ में आ रहा। ठीक है, और दूसरा कि समझ के कैसे करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब या कठिन आ जाता है। ठीक है ना, उसको उसकी शक्ल देख के डर लग जाता है। ठीक है ना, उसमें कई अजीब सी वर्ड मीनिंग होती है, बच्चों को डर लगता है। ठीक है ना, और कई बार क्या होता है कि जो पैराग्राफ होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे हो, उसमें कोई कहानी होती है, कोई सिंपल सी बात लिखी होती है, उसमें की जो लिखी वर्ड मीनिंग होती है उसको आप समझ भी सकते हैं ना। ठीक है, अब एक क्लास 10th में पढ़ रहे बच्चे के लिए क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझकर उसमें से आंसर ढूंढ के निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे समझकर लिख सकते हैं और 7 में से 7 मार्क्स पा सकते हैं। ओके जी, ओके। तो अब सवाल आता है कि सर कैसे करें? ठीक है ना, मतलब कि जो हमारे पास जो अनसीन पैसेज दिया है उसमें से हम जल्दी से सही सटीक और मतलब सही आंसर कैसे ढूंढ के निकालें। ठीक है, देखो मैं आपको टोटल 5 बातें बताऊंगा। ठीक है, 5 की पॉइंट्स जिनको जानने के बाद आप दुनिया के किसी भी अनसीन पैसेज को बहुत इजीली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारी की सारी बातें समझाऊंगा, आराम से क्लास को क्या बच्चा देखते रहना। ठीक है, देखो 5 की पॉइंट्स। ठीक है, 5 की पॉइंट्स। ठीक है, 5 बातें। ठीक है, कौन सी है सर वो 5 बातें? फटाफट से देखो। ठीक है, पहली है ना, ठीक है, पहली 5 बातें फटाफट से। ठीक है, दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं। ठीक है, देखो जो पहली बात है, जो पहला की पॉइंट वो ये है कि कभी भी जिंदगी में आंसर हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में दे रहे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन लिखा होगा वो क्या होगा, डब्ल्यूएच फैमिली में होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड होंगे, तो यानी कि इंट्रोगेटिव होगा। हमें आंसर हमेशा हमेशा अफर्मेटिव में देना चाहिए। ठीक है ना, अफर्मेटिव का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे बच्चा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, है ना। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ी सिंपल तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी सी टेंशन तो पढ़ाई होगा, तो थोड़ी सी समझदारी लगाना और बिल्कुल भी सही करके आओगे, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बातें करते हैं दूसरा पॉइंट। ओके जी, ओके। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सारा खेल है प्रश्नों को समझना। ठीक है, अगर आप सच में एकदम सही और सटीक आंसर देना चाहते हैं ठीक ना, तो आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अगर आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो फिर अगर कोई प्रश्न को समझ गया तो फिर आंसर नहीं दे देगा, है ना, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, तो प्रश्न को समझे कैसे? देखो अगर आप प्रश्न को समझना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चन वर्ड को पकड़ लो। ठीक है ना, उसका जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पकड़ लो, है ना। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब तुरंत, है ना। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वाई वॉज द शॉपकीपर, ऐसे मैं एक ऐसे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है ना, वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, है ना। ठीक है,
सरप्राइज्ड। ठीक है, ये है आपके सामने प्रश्न। अब किसी को प्रश्न ही समझ में नहीं आया, तो जिसको प्रश्न ही समझ में नहीं है वो आंसर क्या देगा जी, है ना। तो प्रश्न को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। सुनो ध्यान से, ठीक है। अब हमने कहा वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, है ना। अब कैसे इसका हिंदी कैसे समझे, है ना। तो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पकड़ लो, वाई, है ना, क्यों। और क्यों के तुरंत बाद सोचो मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब कौन सी है, अरे भाई टेंस तो पढ़ा है। मेन वर्ब कौन सी है, सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित, है ना। तो क्यों आश्चर्यचकित, क्यों आश्चर्यचकित। अब थोड़ी सी देख लेना सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। क्यों आश्चर्यचकित द शॉपकीपर, यानी दुकानदार, दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित, है ना। तो ऐसे कनेक्ट करना, ठीक है ना। दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित था, वर्ड माने था, तो पता चल गया दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित था। अब जिसको मतलब कि जिसको प्रश्न समझ में आ गया वो आंसर नहीं ढूंढ लेगा, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट। ओके जी, ओके। देखो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अनसीन पैसेज को सॉल्व करा है, मैंने बहुत मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको बताऊँ, ठीक है। तो सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, एक भी बात गलत नहीं होगी, 100% सही करके आओगे, ठीक है। देखो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा या तो वो पास्ट एंड डेफिनिट का होगा या तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का, ठीक है ना। अगर वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का होगा तो उसमें हेल्पिंग ऑफ डू या डज आएगा। अगर वो पास्ट एंड डेफिनिट का होगा तो उसमें डिड आएगा। अगर वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है जिसमें डू डज आएगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आंसर तो अफर्मेटिव लिखना है, तो हम डू डज को हटा के जो मेन वर्ब होगा उसमें हम क्या लगा देंगे बच्चा, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसमें ठीक है, डू डज को हटा के हम क्या लगा देंगे, यस या यस, है ना। समझ में आएगा नहीं आया, है ना, ठीक है। देखो अगर वो पास्ट एंड डेफिनिट का हुआ, अगर वह क्या हुआ, पास्ट एंड डेफिनिट का हुआ, तो हम डिड हटा के सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, डिड से कहीं पे से आया है तो हम सेड कर देंगे, है ना, क्योंकि डिड के साथ तो से ही लिखा जाएगा, लेकिन हमें आंसर अफर्मेटिव देना है और अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, है ना। जो चौथा पॉइंट, ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि जो प्रश्न पूछा जाएगा या तो वाई से पूछा जाएगा, है ना। बात करते हैं चौथे पॉइंट, ठीक है ना। देखो जो प्रश्न पूछा जाएगा या तो वाई से पूछा जाएगा, या तो वेयर से पूछा जाएगा, है ना, ठीक है, या तो हाउ से पूछा जाएगा, या तो व्हाट से पूछा जाएगा, या तो विच से पूछा जाएगा, या तो हुज से पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो इन शब्दों की आपको हिंदी आनी चाहिए, है ना, ठीक है। भाई क्या होता है, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, वर्ड मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, कौन से, हुज माने किसका, किसकी, किसके, है ना। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सारी की सारी बातें समझा रहा हूँ। देखो जिंदगी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाई, वेयर और व्हाट, है ना। इनसे प्रश्न आता है, ठीक ना। अगर कभी भी वाई से प्रश्न आया है, वाई मतलब क्यों, है ना, यानी कि वो कारण पूछ रहा है, भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ, है ना, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कारण, है ना, क्यों की। तो इसमें जब भी हम वाई से प्रश्न, अभी मैं आपके सामने पैराग्राफ को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो अगर वाई से प्रश्न है, किसका है बच्चा, वाई से, तो वाई मतलब क्यों, तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि, क्योंकि। तो क्योंकि का मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्या होता है, बिकॉज, है ना, ठीक है। जब भी वाई वाला प्रश्न आए याद रखना उसमें बिकॉज पक्का लगाना, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करके कैसे लिखता है ना। बच्चा क्या करता है, सेम पैराग्राफ में से उतार देता है, ठीक है ना। तो सारी की सारी बातें समझाऊंगा। देखो अगर वेयर आया है तो वेयर हमेशा किसको बताते हैं, जगह को, है ना। तो देखना कि जगह कौन सी, कोई ना कोई जगह उस पैराग्राफ में जरूर दिया होगा, है ना। बाकी बातें आप जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझा के कुछ समझाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5वां, है ना। देखो जो पॉइंट नंबर 5वां है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत बड़ी गलती इसमें करते हैं ना। देखो मैंने आपको बताया जो पर्सन होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो कभी भी जिंदगी में आंसर हमेशा थर्ड पर्सन में दिया जाता है ना। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन कौन सा होता है, आई, मी और कौन सा होता है, माई। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, है ना, यू और योर, है ना, ठीक है। थोड़ी समझना, ठीक है ना, यू योर, देखो ये होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ठीक है। तो जब भी कुछ भी हो ना, ठीक है, हम आंसर हमेशा थर्ड पर्सन देते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पे आई आया है तो हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। कहीं पे मी आया है तो हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, है ना। कहीं पे माई आया है तो हम हिज कर देंगे। देखो एक एक बात समझा रहा हूँ, गलती बिल्कुल नहीं होगी, बस इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। हिज कर देना, ठीक है ना। यू आए तब भी तुम ही करना, अगर ऑब्जेक्ट में यू आए तब तुम क्या करना बच्चा, हिम कर देना, और अगर योर आए तो क्या कर देना, हिज कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये थे 5 पॉइंट, है ना। अब हम आपके सामने पैराग्राफ को, ठीक है, सॉल्व करके दिखाते हैं और समझाते हैं कि जो मैंने बातें बताई क्या वो लग रही हैं कि बस ऐसे ही बता दी, ठीक है ना। तो देखते हैं, ओके जी, ओके, ठीक है।
तो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ठीक है वेस्ट ना करूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं पैराग्राफ को पहले ही से लिख के लाया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे क्या पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है, आपके सामने आपका पैराग्राफ आ जाएगा, मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, आप अपने पैराग्राफ में देखते रहना और हम और आप मिलकर दोनों सीखने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई किसी को नहीं पढ़ रहा है जी, ठीक है, हम और आप मिलकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम और आप मिलकर ये जानने का प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे पाते, ठीक है ना, कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है, बातें करते। देखो तो फटाफट से देखते हैं, देखो जैसे मैं पैराग्राफ लिखा हूँ सेम वैसे ही एग्जाम में आपके पैराग्राफ आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जो फॉर्मेट होगा जो तरीका होगा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। सबसे ऊपर लिखा होगा पार्ट बी, ये डिस्क्रिप्टिव वाला है, जो OMR शीट पे जो भरना होगा तो 20 MCQ होगा, ठीक है ना। तो 20 MCQ में भी पहले अनसीन फेस आता है और आंसर लिखने वाले में भी पहला प्रश्न कौन सा होता है, अनसीन फेस का होता है। तो ऊपर क्या लिखा होगा आप देख भी सकते हैं अपने पैराग्राफ में, हाँ ठीक है, क्या लिखा होगा पार्ट बी, है ना, और ऊपर लिखा होगा रीडिंग। रीडिंग का मतलब कि इसको हमें पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर देना है। आप देख पा रहे होंगे नीचे 4 प्रश्न दिए पूछे गए हैं, प्रत्येक पहला दूसरा तीसरा प्रश्न 2-2 मार्क्स का है और जो लास्ट वाला है वो 1 मार्क्स है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहली बात की यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि क्वेश्चन को पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। ये लाइन काट दो, बिल्कुल काट दो, ठीक है ना। हमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, ना कि पैराग्राफ। प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, है ना। अब इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, खैर फिर भी बातें करते हैं। व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, है ना। अब मान लेते हैं कि यह प्रश्न हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा हो जो जिसको लगता है कि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा डाउन हूँ, ठीक है ना, फिर भी वो इसको करना चाहे तो वो कैसे करेगा, ठीक है, वो कैसे सोचेगा, है ना, ठीक है, उस पर बातें करते हैं। व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, मान लेते हैं इसकी हिंदी हमें नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड का मतलब कि जिस पे आपका ध्यान रुक रहा है ना, कौन सा, जैसे शॉपकीपर हो गया, जैसे सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द को हम पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते कहां पे है, ठीक है। कह रहा है कि ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू। द किंग गेव हिम सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। He went straight to the market where some birds were kept in cages for sale. He purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this the shopkeeper was surprised, है ना, मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है ना, तो फुल स्टॉप यानी सरप्राइज फुल स्टॉप, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। अब बच्चा क्या करेगा, सोचेगा इसी को उतार के लिख देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। अभी मैं आपको लिख के भी समझाऊंगा, ठीक है। देखो उसको लगेगा नहीं यार ये तो बहुत छोटा हो गया, है ना, ठीक है, इतना छोटा आंसर तो हो नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, थोड़ा और पीछे हो लोगा, यानी पैराग्राफ को यानी कहाँ से लिखेगा, यहाँ से। ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, है ना। वो क्या करेगा, वो इतना उठा के इसका आंसर लिख देगा, है ना। अब नहीं आता है तो क्या करे, यही करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर मिल जाए, है ना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो, मतलब कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। तो जहां एक भी मार्क्स नहीं मिलना था हो सकता है मिल जाए, है ना, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे मार्क्स मिल जाए अगर एग्जामिनर खुश है तो ये वो तरीका है जब आपको समझ में प्रश्न नहीं आए। दूसरा तरीका हम बात करते हैं कि प्रश्न को समझ के कैसे करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, है ना। अब व्हाई मतलब क्यों, अभी मैंने कहा आपसे, ठीक है। इसके बाद मेन और जुड़ो कौन सा, सरप्राइज, क्यों आश्चर्यचकित, सब्जेक्ट द शॉपकीपर यानी शॉपकीपर था। शॉपकीपर सरप्राइज्ड क्यों था, दुकानदार सरप्राइज क्यों था, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास, देखो ये जो बच्चा है ना, ठीक है, ये भी वही लाइन पे रुकेगा, कहां से लेके, ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, ये भी वहीं पे जाकर रुकेगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखेगा, है ना। ये इसको समझ के लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखेगा, ये कैसे लिखेगा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये आपका पहला प्रश्न है ना, ठीक है ना। तो आप सुंदर राइटिंग में कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना, ठीक है। आंसर, है ना, 1, है ना, ठीक है। और चूंकि ये ए वाला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चा, ए लिख देंगे ना, ठीक है। मैं आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो लिखा है ना, ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, हम देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ना, ठीक है, कि दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही परचेज्ड, उसने खरीदा, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्रॉम द शॉपकीपर यानी दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री, और उसको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, और इसलिए जो शॉपकीपर था वह क्या था, दुकानदार था। तो देखो वो बच्चा कैसे लिखेगा, समझदार बच्चा ना, वो क्या करेगा, इसके जो आंसर है ना, ठीक है, उसको
क्वेश्चन से कनेक्ट करके अटैच करके लिखेगा। कैसे लिखेगा ऐसे देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाई वॉज द शॉपकीपर, हमने क्या लिखेंगे द शॉपकीपर, है ना, द शॉपकीपर, है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज, फिर क्या आ जाएगा सरप्राइज्ड, है ना, ठीक है, सरप्राइज्ड। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, उसके बाद हम देखो मैंने कहा वाई से प्रश्न आया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज, क्या लिख देंगे बच्चा, बिकॉज, है ना, ठीक है। दुकानदार आश्चर्यचकित था क्योंकि, अब हम भी वही लाइन लिखेंगे ना, ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, ही छोटा कर देंगे, ही परचेज्ड, ही परचेज्ड ऑल द birds, all the birds from the shopkeeper, है ना, ठीक है, from the shopkeeper and set them free, ठीक है ना, ये है ना, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एट दिस द शॉपकीपर सरप्राइज, ये तो बात हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात को समझते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो दुकानदार था वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ, है ना, ठीक है। दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हुआ, क्योंकि उसने सभी पक्षियों को खरीदा और उसको क्या कर दिया, आजाद कर दिया, है ना। तो किसने खरीदा, किसने आजाद कर दिया, थोड़ी सी पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये बात आ गई कि अगर कोई लड़का एकदम एग्जैक्ट और सही आंसर देना चाहता है तब वो कैसे करे, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना, तो थोड़ी सी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार बताऊं, ठीक है। पैराग्राफ इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है पैराग्राफ को पूरा एकदम हिंदी निकाल लें, ठीक है। पैराग्राफ का मतलब मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं ना, कहानी की सिचुएशन को समझते हैं ना, क्या कहानी रही होगी, ठीक है ना। दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हुआ होगा, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा कि अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, कह रहा कि एक आदमी है जिसको जेल में रखा गया था बिना किसी गलती के। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, कह रहा कि जब राजा जेल का दौरा करने गया, मतलब जेल को देखने गया, ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, मतलब किसने, आदमी ने राजा से कहा, दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वह क्या है, निर्दोष है। द किंग फाइंड आउट दैट इट वॉज ट्रू, तो राजा ने पाया कि भाई वो तो सही कह रहा है ना, ठीक है। द किंग गेव हिम सम ऑफ मनी, राजा ने क्या करा कि उसको कुछ पैसे दिए, भाई अब किसी को बिना गलती का जेल में भर दिया तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो उसने कुछ पैसे दिए उसको, और सेट हिम फ्री, और उसको क्या कर दिया, आजाद कर दिया, है ना। हमेशा अपने माइंड से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से किसी चीज को सोचते हैं, ठीक है ना, कहानी की सिचुएशन को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सबको हिंदी आता है, ठीक है, हमें भी नहीं आता तो क्या हो जाएगा, है ना। देखो ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, है ना, वह क्या सीधा सीधा बाजार में गया। वेयर सम बर्ड्स, जहां पे कुछ पक्षी थे, केप्ट इन कैजेस फॉर सेल, यानी कि पिंजरे में रखे गए थे, किसके लिए, बेचने के लिए, है ना। ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स, उसने सभी पक्षियों को खरीद लिया, फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री, और क्या कर दिया, इसको आजाद कर दिया। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, और इसलिए जो है शॉपकीपर यानी जो दुकानदार है वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। समझ में नहीं आया, यानी कोई पक्षी क्यों खरीदता है, कोई पक्षी खरीदता है अपने घर ले जाने के लिए, ये क्या कर पक्षियां खरीद के उड़ा दिया, सब कुछ आजाद कर दिया, तो उसको आश्चर्य नहीं होगा, है ना। तो देखो द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। अब देखो बिकॉज ही परचेज, यानी किसने खरीदा, किसने, तो यहाँ पे हम अगर ही की जगह चाहे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनोसेंट मैन, क्या लिख सकते हैं, इनोसेंट मैन, है ना, कि उस निर्दोष आदमी ने पक्षियों को खरीदा और उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, उड़ा दिया, है ना, इसलिए उसको सरप्राइज हुआ। या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैदी ना, उस कैदी ने खरीदा, यानी किसने खरीदा, प्रिजनर है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ तक सोच लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत महान इंसान हो, ठीक है। और अगर आप वैसे भी करते तब भी क्या हो जाएगा, ये आपका 100% सही जगह, आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। देखो हाँ, दूसरा क्या लिखा है, वॉट डिड द मैन, है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, आपको दिखना भी चाहिए भाई, है ना, ठीक है। वॉट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, वॉट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, देखो पास्ट एंड डेफिनेट का है ना, कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी कि आदमी ने दुकानदार से क्या कहा। अब देखो जहां तक हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसके हम आगे पढ़ेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि कहां तक हमने पढ़ा था, सेट देम फ्री एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, इसके आगे देखते रहो। कह रहा है कि देन द मैन सेड टू हिम, द मैन भी आया है, सेड भी आया है ना, ध्यान सुनो। अब चूंकि यहाँ पे डिड आया है तो इसलिए डिड के साथ क्या आया है, पे से आया है, लेकिन इसमें सेड है ना, यानी कि द मैन सेड टू हिम, यानी कि आदमी ने उससे कहा, किससे, दुकानदार से कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू हैव डन द सेम, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेगा, वो पूरा यहाँ से लेके, यानी कि देन द मैन सेड टू हिम करके पूरा उठा के लिख देगा, है ना। पर हम थोड़ी दिमाग, थोड़ी समझदारी लगाते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं ना, बातें करते हैं। देखो
तो ये कौन सा है, बी वाला है ना। देखो बी वाला कौन सा है बच्चा, बी वाला। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द मैन फिर क्या लगाते हैं बच्चा, सेड, द मैन सेड। अब देखो हम क्वेश्चन से बातें उठा रहे हैं ना, द मैन सेड, सेड क्यों करा, क्योंकि डिड को हटाया। द मैन सेड टू द शॉपकीपर, टू द शॉपकीपर है ना, ठीक है, टू द शॉपकीपर, ठीक है। थोड़ी सी मैं भूतों की तरह लिख रहा हूँ, थोड़ी समझ लेना, ठीक है। द मैन सेड टू द शॉपकीपर है ना, उसने क्या कहा है ना, यानी कि आदमी ने दुकानदार से कहा कि, है ना, हम की मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चा, दैट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। दैट उसने क्या कहा कि इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू हैव डन वेल। अब इसका आप हिंदी भी समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। कि इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, अगर तुम भी मेरी तरह क्या होते, तुम भी मेरी तरह कैदी होते, या तुम भी मेरी तरह जेल में बंद होते फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी गलती के, तो यू हैव डन द सेम, तुम भी ऐसा ही करते, है ना, ठीक है। मतलब तुमने क्या करा, पक्षियों को बंद करके रखा है ना, और तुम उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। अगर तुम भी क्या करते, बिना गलती के किसी पिंजरे में बंद होते तो तुम भी पक्षियों को ऐसे उड़ा देते जैसे मैंने उड़ाया, ठीक है ना। यही कहानी है, ठीक है। तो वही बात कहा है ना कि आदमी ने दुकानदार से क्या कहा है ना, ठीक है। हम यहाँ से उठा के लिख देंगे ना, इफ, है ना, छोटा में लिखेंगे इफ। अब सुनो, मैंने कहा ना यू आया है, ठीक है, तो सबको क्या कर देंगे बच्चा, थर्ड पर्सन, यानी कि कर देंगे ही और ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन इन प्रिजन, he had been in prison like me। अच्छा सुनो, मी थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने कहा ना मी का क्या हो जाएगा, हिम, है ना, ठीक है। मी हिम फॉर नो फॉल्ट यू हैव डन द सेम, यू हैव डन द सेम, थोड़ी सी आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना। और ये क्या जाएगा, बिल्कुल आपका 100% सही ऑप्शन। अगर आप ऐसा लिख के आते, ठीक ना, जो एग्जामिनर भाई साहब ना, ठीक है, पहले तो वो नाचे गए, ठीक है, तो यार लड़के ने इतना अच्छा लिखा है, समझ में नहीं है ना। तो बहुत सिंपल से देखो, बात करते हैं तीसरा, वॉट डिड द मैन टेल द किंग, यानी आदमी ने राजा से क्या कहा। तो आदमी ने राजा से क्या कहा, जब वो जेल घूमने गया था, ऊपर देखो सबसे कौन सी लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, कि किंग विजिटेड द जेल, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। तो आदमी ने राजा से क्या कहा कि वह क्या है, निर्दोष है, वह इनोसेंट है ना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द मैन टोल्ड द किंग, यहीं पे देख लो, द मैन टोल्ड द किंग, प्रश्न से ये बात उठाया है, और फिर क्या लिखेंगे, दैट ही वाज इनोसेंट, यानी कि सी वाला कैसे लिखेंगे कि द मैन टोल्ड द किंग, है ना, प्रश्न से बात उठाया, फिर क्या लिखेंगे, दैट, और यहां से उठा के लिख देंगे कहां से, ही वाज इनोसेंट, कि वह क्या है, ही वाज इनोसेंट, कि वह क्या है, निर्दोष है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, कोई काट ही नहीं सकता। समझ में आ नहीं आया, बातें करते हैं आगे, है ना। देखो ठीक है, पढ़ते हैं डी वाला, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, मतलब कि एक वर्ड फाइंड करो जो कि कहाँ पे, पैसेज के अंदर यानी पैराग्राफ के अंदर है, जिसका उल्टा है सोल्ड यानी बेचना, यानी हमें बेचना यानी सोल्ड, है ना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, सोल्ड माने बेचना होता है ना, ठीक है। देखो इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए अपोजिट, क्या चाहिए बच्चा, अपोजिट, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, और इसका अपोजिट है यहाँ पे नहीं आया कि ही परचेज्ड, उसने खरीदा, है ना। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाई, यानी खरीदना, यानी कि परचेज्ड, है ना, ठीक है। बाई मतलब भी खरीदना होता है ना, ठीक है। तो परचेज मतलब खरीदना, है ना। अच्छा, इसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, मैं थोड़ी सी आपको सिंपल तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से बता दूं, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डी, है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सोल्ड, सोल्ड जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे लिख रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पे लिख देना अपोजिट, क्या लिख देना, अपोजिट, और सोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, परचेज्ड, है ना, ठीक है। और लेकिन ये जो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये उतना आसान नहीं है जितना कि इसको हम समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसमें अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज है, आप में अवेयरनेस है, ठीक है, और आपने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है, आपने 2-3 प्रैक्टिस करी है, तो आप पक्का कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं कुछ बातें आपको सिखा दूं ताकि आप एग्जाम में गलत ना करके आए। देखो फटाफट से, है ना, देखो, है ना, देखो जब भी वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है, ठीक है। या तो आपसे सेम मीनिंग पूछेगा, या तो क्या पूछेगा, अपोजिट वर्ड पूछेगा, सही बात है। देखो तो जब भी वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन आपसे आता है ना, आप देखो अपने पैराग्राफ में, जो कि 12 लाइन का पैराग्राफ है, ठीक है, अपने पैराग्राफ में देखो कौन कौन से वर्ड हैं,
ऐसे है ना, ठीक है, जो कठिन कठिन है या जो अजीब अजीब है ना, ठीक है, उन सभी शब्दों को ध्यान से देखो। 1 2 3 4 या 5 ही होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो 3 4 5 शब्दों को ध्यान से देखो, जो जो कठिन कठिन वर्ड है आपके पैराग्राफ में, ठीक है। अब उस शब्द को जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इस शब्द का अपोजिट या सेम मीनिंग क्या होगा, ठीक है। उस जो आपने ढूंढा है 4 5 शब्द, उस शब्द को जो आपसे पूछा गया है उससे मैच कराओ, है ना, उस पर बैठाने का प्रयास करो कि कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करवा पाओ, ठीक है। और इसके कनेक्ट करवा के थोड़ी सी अपना माइंड लगा के उसको लिख दो, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है और एग्जाम में हम प्रश्न छोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि करने के लिए गए हैं, ठीक है, बातें करते हैं। अब देखो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है, कि थोड़ी सी अभी चूंकि आपका पेपर है ना, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि करीब मैं आपको फटाफट से, है ना, ठीक है, 20 वर्ड मीनिंग बता दूँ, बहुत मतलब कि कलम 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, बहुत इसमें बताऊंगा, ठीक है। 20 वर्ड मीनिंग हो सकता है कि इसी में से एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है। तो फटाफट से देखो, ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट से आपको करवा देते हैं, ठीक है। देखो, ये जो मैंने वर्ड मीनिंग लिया है, ये मैंने पिछले जो अब तक जो पेपर हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, वहाँ से लिया है और थोड़ी सी अपना माइंड लगाया है। तो मैंने ये कोशिश करा है कि एग्जाम में से इसी में से आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी देख लेना और क्या, ठीक है। देखो, है ना, या तो आपसे मीन्स पूछता है, मतलब यानी कि उसका पर्यायवाची, या तो आपसे पूछता है अपोजिट, है ना। तो मैंने लिखा है ओपो, क्या लिखा है ओपो, जब भी ओपो लिखो यानी कि उसका अपोजिट, ठीक है। देखो, प्रिजन का मतलब होता है जेल, यानी कि प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल होता है, ठीक है। अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले, है ना, ठीक है। और रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, शायद, ठीक है, बातें करते हैं। सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, दुख। और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी, है ना। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। नियर, नियर का मतलब होता है पास। अवे का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। एविल्स, एविल्स का मतलब होता है बुराई, क्या होता है बच्चा, बुराई, है ना। और गुडनेस, गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई, ठीक है। पेन का मतलब दर्द, और अगोनी का मतलब भी होता है दर्द या पीड़ा, ये मीन्स वाला यानी कि मतलब वाला, ठीक है। अगोनी, अगोनी का मतलब दर्द, पीड़ा, ठीक है। रिमेंबर मतलब याद रखना। फॉरगेट मतलब भूल जाना, ये क्या अपोजिट है, बातें करते हैं। इमोशन, इमोशन का मतलब होता है भावना, भावना मतलब सेंटीमेंट्स, इमोशन, भावना, ठीक है ना। तो ये मेंस वाला है। बेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा। वर्स्ट मतलब होता है बुरा, बहुत बेकार, ठीक है। तो ये है अपोजिट, है ना। होस्ट, होस्ट हमने कहते हैं मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रवीण गौतम, ऐसे करके, है ना। तो होस्ट का मतलब होता है जो कुछ कह रहा है, जो बता रहा है, यानी कि मेहमान, यानी गेस्ट, है ना, बातें करते हैं। ये क्या मीन्स वाला है। स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, बहुत कड़ाई से, है ना, ठीक है, बहुत रूखे स्वर में, है ना। कर्ज, कर्ज का मतलब होता है किसी को अभिशाप देना ना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड, यानी कि किसी को क्या देना, आशीर्वाद देना। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वर्क, काम, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा इसका, वर्क, ये क्या हो जाएगा, मीन्स वाला, है ना। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन, व्यवसाय, है ना। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है ना। चीयरफुल का मतलब होता है कोई चीज चमक में है, यानी कि खुश है ना। उसका डल का मतलब धुंधला, यानी कि उदासी टाइप में, है ना, बातें करते हैं ना, ठीक है। देखो, एक शब्द है ना रिक्वेस्टेड, है ना, क्या बच्चा, रिक्वेस्टेड, है, ठीक है। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या था, प्रार्थना यानी विनती करना। इसका जो अपोजिट, सॉरी, इसका जो सेम मीनिंग है वो है इम्प्लोर्ड, क्या है, इम्प्लोर्ड, है ना, ठीक है। इम्प्लोर्ड का मतलब इम्प्लोर्ड, IMPLORED, है ना। इम्प्लोर्ड का भी मतलब होता है विनती करना, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि भाई रिक्वेस्टेड का क्या बताओ, है ना, ठीक है, अपोजिट, है ना। तो रिक्वेस्टेड का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। कुछ और बातें बता दो फटाफट से। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि सक्सेस, सक्सेस का क्या होता है, फेलियर, है ना। तो बस इतनी सारी बातें, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी सी मैंने बता दी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन, है ना। जाओ और फोड़ के आओ, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।